है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। हर बड़ी खबर, खबरों के पीछे का खेल, कोई लाग लपेट नहीं। चैनल वन रिपोर्ट जल्द सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। फर्जी कंपनियां अब हो जाए सावधान। ट्रिपल M इंडिया कंपनी का हो चुका है भांडाफोड़। चैनल वन न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने कसा ट्रिपल M इंडिया पर शिकंजा। असम के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी किया मामला दर्ज। ट्रिपल M इंडिया के निदेशक हुए गिरफ्तार। चैनल वन न्यूज की मुहिम आखिरकार हुई सफल। आगे भी ऐसी कंपनियों को चैनल वन न्यूज करेगा बेनकाब। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए
बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आज आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज की एक खास मुहिम। दरअसल आज कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई पेशकश नहीं है, आज एक मकसद है, एक मुहिम है, जिंदगी की जंग से जुड़ा मकसद, जिंदगी को जीतने की मुहिम, मौत को मात देने की मुहिम, आपके साथ की मुहिम। चैनल 1 न्यूज इस मुहिम में एक पहल कर रहा है। एक हाथ हम आगे बढ़ाएंगे और बाकी हाथ आप बढ़ाएंगे हमारी तरफ, उसकी तरफ जिसे इस वक्त आपकी मदद की सबसे ज्यादा और सबसे सही मायने में जरूरत है। हम बात कर रहे हैं पायल भट्टाचार्य की। आखिर क्यों है पायल को जिंदगी से इतना ज्यादा प्यार? आखिर क्यों जिंदगी उसके लिए एक जंग की तरह नजर आ रही है? मुलाकात करेंगे पायल के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके दोस्तों के साथ और कुछ उन चुनिंदा लोगों के साथ भी जो चाहते हैं कि पायल जैसे तमाम लोगों को मदद मिले, जरूरत के मुताबिक जो भी सहयोग हो सके वो किया जा सके। और चैनल 1 की इस खास पेशकश में, इस मुहिम में मैं आपको रूबरू कराऊंगी पायल भट्टाचार्य और उनके परिवार से। मैं पायल भट्टाचार्य हूँ। VHL सिंड्रोम है, 9 सर्जरीज हो चुका है अब तक, इंक्लूडिंग लिवर ट्रांसप्लांट और 1 ओपन ब्रेन सर्जरी। और मुझे आपकी ही तरह लाइफ को जीना है। क्या आप मेरी मदद करोगे? मुझे जीना है, ये आप और मैं, हम अक्सर एक दूसरे से कहते हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शब्द महज शब्द नहीं होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई तो वजह है। पायल चाहती हैं वो जिंदगी को जिए, खुश दिली के साथ जिए, जिंदा दिली के साथ जिए, लेकिन कुछ ऐसा है जो पायल को मजबूर कर रहा है। पायल को लगता है कि हर रोज हर दिन वो जिंदगी से दूर जाती जा रही है और मौत उनके उतनी ही नजदीक आ रही है। क्या है पायल का सफर, क्या है उनकी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में आप इस छोटी सी नन्ही सी लड़की को देख रहे हैं। ये नन्ही परी है पायल चटर्जी, घर परिवार की सबसे लाडली, दोस्तों की जान और गली मोहल्ले की शान रही है पायल। पायल बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी,
यहाँ तक कि पेंटिंग, स्पोर्ट्स और कविता तक लिखने का शौक रहा है पायल को। लेकिन क्या पता था पायल को कि बड़े होकर जो पायल डॉक्टर बनकर दूसरों का इलाज करना चाहती थी, आज वो ही अपना इलाज डॉक्टर से करा रही होंगी। बचपन से होनहार, हंसमुख और जिंदगी को बिंदास अंदाज में जीने वाली पायल मुझे डर लगता नहीं है कभी, इसलिए शायद आज जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। पायल जीना चाहती है, लेकिन हाँ, कहते हैं जिसके हौसले बुलंद हों, जीने की चाह हो, तो उसमें हर तूफान, हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। इसी हिम्मत और हौसले की मिसाल भी रही है पायल। जी हाँ, ये हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे है तो दर्द भरी कहानी, लेकिन आज भी पायल ने अपनी जिंदगी में दर्द और निराशा को कोसों दूर रखा हुआ है। दरअसल पायल को VHL सिंड्रोम है, यानी एक ऐसी बीमारी जो कैंसर से भी खतरनाक है। क्योंकि कैंसर का इलाज एक बार हो तो जाता है, लेकिन पायल 3 साल की उम्र से ही हर 6 महीने में अपने शरीर के अंदर बन रहे ट्यूमर से लड़ाई लड़ती रहती हैं। जी हाँ, 3 साल की छोटी सी उम्र में पायल को इस दर्दनाक बीमारी ने ऐसा घेरा कि आज तक पायल अपनी जिंदगी को दिन के हिसाब से जी रही है। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही पायल के शरीर के अंदर कभी बोन में ट्यूमर तो कभी लिवर में ट्यूमर होते रहे, जिसकी वजह से डॉक्टरों को 12 साल की ही उम्र में पायल का बोन ट्रांसप्लांट करना पड़ा। यही नहीं, साल 2008 में इसी बीमारी की वजह से पायल का लिवर भी ट्रांसप्लांट किया गया, क्योंकि शरीर में बार बार ट्यूमर बनने की वजह से पायल के पूरे शरीर में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता था। जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 2 या 3 साल की थी, तब पहली बार जब डॉक्टर के पास जाती थी तब तो पेन होता था, पेन फील होता था। उसके बाद एक सर्जरीज होना शुरू हो गया है। तो जो मेजर सर्जरीज था, जो सबसे बड़ा सर्जरी था, वो है जो थायराइड निकाला गया था, जिसके वजह से, और ब्रेन के वक्त भी मैं डरी कभी नहीं थी। डॉक्टर खुद ही डर गए थे, करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हेमरेज हो गया था। एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ जिंदगी में। जिंदगी से इफ यू डोंट शेक हैंड्स विद योर लाइफ, हाउ वुड यू लिव? लेकिन इतनी दर्दनाक जिंदगी जीने पर मजबूर पायल की हिम्मत टूटी नहीं। उसके चेहरे की हंसी यूं ही बरकरार रही। जैसे ये लाइट से अभी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पायल ने जिंदगी जीने की चाहत कभी नहीं छोड़ी। वो अब भी जीना चाहती है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वहीं पायल के परिवार वालों ने भी पायल को कभी इस बीमारी का एहसास नहीं होने दिया। पायल की माँ और उनके पिता ने हमेशा पायल को जिंदगी से लड़ना सिखाया। यहाँ तक कि पायल के परिवार वालों ने पायल की बीमारी के इलाज के लिए अपने घर को भी बेच डाला, लेकिन पायल की जिंदगी के लिए कभी पैर पीछे नहीं किए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसकी सर्जरी करवाई। लेकिन पायल की बीमारी ऐसी है कि उसे हर 6 महीने में किसी न किसी शरीर के हिस्से की सर्जरी करानी होती है, जिसके लिए उसके परिवार वाले अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि पायल के परिवार वालों ने अपने घर तक को बेच डाला। पायल और उसके परिवार वालों की हिम्मत तब टूटी जब उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद पायल की माँ और उसके छोटा भाई इलाज के लिए बंगाल से सीधा दिल्ली चले आए, इस आस में कि दिल्ली में पायल का इलाज बेहतर होगा। लेकिन पायल को इतने बड़े शहर में भी जिंदगी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, ये शायद नहीं सोचा होगा। जी हाँ, पायल के घर वालों ने दिल्ली में जब डॉक्टरों से इस बीमारी के बारे में कंसल्ट किया तो वो डॉक्टर्स के सवाल सुनकर हैरान हो गए।
क्योंकि इस बीमारी के बारे में दिल्ली के बड़े से बड़े डॉक्टर अनजान थे। किसी ने भी पायल की बीमारी को सीरियस नहीं लिया और ये बात देश को शर्मसार भी करती है। लेकिन फिर भी पायल के घर वाले टूटे नहीं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। बंगाल में अपना घर बार बेचकर दिल्ली के छोटे से किराए के फ्लैट में रहते हैं पायल के घर वाले, जबकि डॉक्टरों ने पायल को खुली जगह रहने के लिए कहा है। लेकिन अब पायल के घर वालों की माली हालत इतनी अच्छी नहीं रही कि वो पायल को अच्छे बड़े खुले घर में रख पाए या फिर बढ़िया इलाज करवा पाए। पैसों की तंगी और परेशानियां उनकी हिम्मत को तोड़ रही हैं। अब छोटा भाई ही नौकरी कर अपनी बहन का इलाज करवाता है, जिसके बाद भी पायल के इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अब पायल के घर वाले सिर्फ और सिर्फ सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उनकी मदद आए और वो पायल का इलाज करवा पाएं, क्योंकि पायल का इलाज 1 या 2 बार किसी की मदद से पूरा नहीं होगा। पायल के इलाज के लिए हर 6 महीने में अच्छी रकम चाहिए, जिससे कि उसकी सर्जरी हो सके। जो उसका बीमारी, लेकिन क्या है, मेरे बेटी को इतना ताकत है, इतना पॉजिटिव एनर्जी है, जो उसको एनर्जी मुझे जीना सिखा। उसको एनर्जी से ही मैंने बहुत पॉजिटिव हो गई। मैंने सोचा जी नहीं, हाँ कभी कभी बहुत दुख होता है, जो सारी जो लड़कियां हैं उसी तरह मेरे बेटी तो नहीं जी पाएंगे, इसीलिए कभी कभी बहुत दुख होता है। क्योंकि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको डॉक्टर बनने का शौक था, बहुत पढ़ने का, बहुत कुछ आती है उसको, पेंटिंग, स्केचिंग, सब कुछ। लेकिन आज बीमारी की वजह से वो आज बीमार नहीं होते तो वो आज कहाँ से कहाँ जा सकते। तो मेरे बेटी को भी तो जीने का हक है, वो तो लाइफली जीने के चाहता है, इसीलिए वो ऑलवेज स्माइल, वो कभी खुद को अनहैप्पी नहीं सोचते। पायल को इस बीमारी की वजह से 12वीं के बाद पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने पढ़ाई और किताबों से नाता नहीं तोड़ा। अब भी पायल घर में किताबें पढ़ती रहती है। लेकिन हाँ, अब हंसती खेलती पायल को ना तो कोई शोर शराबा पसंद है और ना ही किसी से मिलना जुलना। वो अब अकेला रहना पसंद करती हैं, अपनी माँ के साथ ही खुश रहती हैं पायल। बेटी के लिए गवर्नमेंट से कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मदद मिलेगी तो मुझे भी टेंशन नहीं होता, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, कभी कभी तो ऐसे लगा, इसलिए तो मुझे बहुत ही टेंशन होता है जी, मेरे बेटे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। इसी हालत में भी वही मुझे चलाता है जी, मम्मा या ये करो वो करो, ऐसे करना, यही करना। मैं अभी उसका ब्रेन ट्यूमर है, तब भी मैं उसको पूछती हूँ मम्मा क्या करूँ। मैं यही बोलूंगी जी, ऐसी बेटी लाखों में एक है। पायल की उम्र अब 30 साल हो चुकी है और पिछले 3 साल से वो ढंग से चल भी नहीं पाती। उनकी लेफ्ट बॉडी पूरी पैरालाइज्ड भी हो चुकी है। उनके पैरों में अब खड़े होने तक की ताकत नहीं रही। लेकिन पायल ने अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। वो अब भी अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। वंदना, चैनल 1 न्यूज। कुछ चीजें हम नहीं चाहते, हम उन्हें चुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ होती है। कुछ डेस्टिनी ऐसी है, कुछ संजोग ऐसा है, कुछ इत्तेफाक ऐसे हैं। लेकिन कई बार, या यूं कहूं कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हर संजोग, हर इत्तेफाक अच्छा और खूबसूरत नहीं होता। ईश्वर से हम यही कहते हैं कि जो भी वो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन शायद पायल और उनका परिवार ये नहीं कह सकता कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पायल भट्टाचार्य। पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ पायल की मदर भी मौजूद हैं, पायल की मां हमारे साथ हैं, बोनानी भट्टाचार्य जी। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मेरे साथ शबनम जी हैं। शबनम जी जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट तो हैं कि ह्यूमन राइट से भी जुड़ी रही हैं और कई मसलों पर उनकी मदद बहुत से लोगों के काम आई है। शायद यही वजह है कि आज कहीं कोई गुंजाइश निकल आए पायल और उनके परिवार के लिए, यही कोशिश है। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही पायल की फैमिली का जो स्ट्रगल रहा है, एक शख्स ने बड़ी करीबी से देखा, उसने महसूस किया है और वो जानता है कि किस तरीके से इस पूरे परिवार को समय के साथ साथ संघर्ष जो है इस परिवार का बढ़ता गया और कैसे सब कुछ खोता गया लेकिन कुछ मिला नहीं। चंद्रशेखर जी मेरे साथ हैं। शेखर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और
बहुत अजीब मुझे लगेगा अगर मैं इस बारे में कुछ भी कहूंगी। मुझे लगता है कि पायल से ही सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी। पायल, फिलहाल मैं जानती हूं आपको अभी भी बॉडी में 2 ट्यूमर हैं और सोमवार को 10 तारीख को आपकी सर्जरी भी है। अभी कैसा लग रहा है पायल? डर लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है? क्योंकि सुन के मुझे एक्चुअली डर लग रहा है। तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि जब किसी को पता हो कि एक दिन के बाद मेरी सर्जरी है या मुझे ट्यूमर है तो बहुत अजीब फील होता होगा। मुझे तो थोड़ा सा नॉलेज है कि हाँ, ये जो ट्यूमर है अब तक तो हो चुका है, ठीक है, वो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई चांसेस नहीं है। तो डर ज्यादा नहीं लगता है, उससे ज्यादा लगता है कि चिंता होती है कि पैसों के वजह से कि कैसे ये इंतजाम किया जाए, कैसे पोस्ट ट्यूमर जो फॉलो अप के वो सब इंतजाम जो किया जाए। आपको सर्जरी के बाद जो तमाम चीजें चाहिए वो सब भी वो सब के बड़ा मसला है। हाँ, आपकी मम्मी भी हमारे साथ हैं। आंटी, आपसे फिलहाल मैं जानना चाहूंगी कब से ये शुरू हुआ सिलसिला, जो डिसऑर्डर जिसकी हम बात करें VHL की, आप लोग बता रहे थे और हमारी रिपोर्ट में भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि VHL सिंड्रोम अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। कब आपको ये पता चला पहली बार कि पायल को ये सिंड्रोम है, ये अपने आप में रेयर है, जेनेटिक है? पहली बार कब पता चला? पहली बार पता चला लीवर ट्रांसप्लांट के टाइम में। जी जी। आंटी, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी। फिलहाल डॉक्टर सूर्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आपके बारे में बहुत चर्चा अक्सर होती है। जिस फील्ड में आप अभी भी सक्रिय हैं, सर्जन के तौर पर आप लगातार काम कर रहे हैं और बहुत आपका उम्दा प्रोफाइल रहा है, योगदान रहा है इस पूरे फील्ड में। डॉक्टर प्रकाश, आप हमें, हमारे व्यूवर्स को, हम सबको ये बताएं कि पायल भट्टाचार्य के केस की हम लोग बात कर रहे हैं। VHL सिंड्रोम से पीड़ित है पायल। एक्चुअल में ये VHL सिंड्रोम क्या है, क्या होता है VHL पेशेंट को? देखिए जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू अप्रिशिएट पायल फॉर हैविंग सो मच ऑफ करेज। इतना रेयर डिसीज होने के बाद वो इतना वो डिसीज फेस कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट हर। ये बहुत रेयर डिसीज है VHL। ये प्राइमरली ये किडनीज और ब्रेन, रेटिना और अदर ऑर्गन्स लाइक पैंक्रियाज, इन ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। कॉमनली ये पेशेंट कैन बिकम ब्लाइंड, पूरा एकदम ब्लाइंड हो सकता है इस डिजीज की वजह से। किडनी में कैंसर भी आ सकता है और बहुत कैन इन्वॉल्व लिवर में भी ट्यूमर्स आ सकता है। तो प्राइमरली डिसीज को जेनेटिक टेस्ट करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। और हमारे पास भी एक पेशेंट था, उसको हमने जेनेटिक एनालिसिस करके ये क्रोमोसोम 3 को इन्वॉल्व करती है तो उसमें मैं ऐसे इन्वॉल्व किया। बट व्हाई आई वुड लाइक टू से इज वेरी रेयर डिसीज एंड पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प। डॉक्टर प्रकाश, आपने कहा कि डिजीज अपने आप में बहुत रेयर है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि बहुत दिक्कतें होती हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं, ट्यूमर से जुड़ा हुआ शायद कोई मसला, क्योंकि आमतौर पर हम या आम लोग जो हैं वो नहीं समझते कि VHL सिंड्रोम एक्चुअल में है क्या। पायल के केस में ही हमने पता चला कि उनको लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ, उनको TB भी हुआ, उनको ट्यूमर्स भी लगातार होते रहते हैं। तो ये किस तरीके का डिसऑर्डर है या किस तरीके का सिंड्रोम है ये? ये एक्चुअली हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं ना जी, उसमें क्रोमोसोम 3 पे एक जीन होता है दैट इज कॉल्ड VHL जीन। जी जी, दैट इज एक्चुअली ए ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर उस जीन डिलीशन, इफ दैट जीन गेट्स डिलीटेड देन देयर सो मेनी थिंग्स हैपन इन आवर बॉडी। So there's a lot of vascular angiogenesis, that is called, जो blood vessels अपने आप ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं। So they involve many organs like brain, kidney, all. This is genetic disease involving the chromosome 3. जी, डॉक्टर प्रकाश, क्या VHL पेशेंट के लिए हिंदुस्तान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है? क्योंकि हमारी जो रिसर्च है, हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स भी इससे अनअवेयर हैं, हॉस्पिटल्स में इसके लिए कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं है, जबकि दूसरी कंट्रीज में है। तो ऐसा क्यों कि इंडिया में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं है इसके बारे में? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इतना डिजीज के बारे में अवेयरनेस, आई कैन से इवन डॉक्टर्स में भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो आई थिंक पीपल लाइक यू क्रिएट अवेयरनेस अमंग आम लोग। And this Payal case is an ideal case to start awareness. And all I expect NGOs to come forward and help her, so that it will not only help her and it will help all the people who are affected by VHL disease in India. बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश, हमारी ये कोशिश है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल मदद मिले। फिलहाल आप हमें ये भी बताएं
क्या VHL सिंड्रोम का कोई इलाज है? चूंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है, कहीं कोई जरिया है इसको ट्रीट करने का? as such only if the disease is detected in utero, अगर बच्चे यूट्रस में हो उस टाइम डिटेक्ट करते हैं, we can abort the child. But as such, once the disease is diagnosed, we only can take precautions. अगर if you diagnose VHL in a young baby, screening regularly, CT scan और MRI regularly yearly करना चाहिए. अगर ब्रेन में कुछ ट्यूमर है तो abdomen का भी अगर yearly ultrasound abdomen to see kidneys में कुछ ट्यूमर है. और regular follow-up, patient should be on regular follow-up with regular imaging studies like CT scan. यानी डॉक्टर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, खत्म नहीं किया जा सकता इसे? There is no permanent cure. Only thing is you have to detect the disease early stage and treat the tumors as and when it develops. Okay. Thank you so much, Dr. Prakash, for giving your precious time to us. Thank you so much. तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से VHL अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो है ही, साथ में एक बड़ी समस्या ये है कि आपको लगातार चेक करते रहना है. डॉक्टर्स लगातार जो आपको ट्रीट करेंगे उन्हें ये देखते रहना है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई ट्यूमर डेवलप तो नहीं हुआ. यही सबसे बड़ी दिक्कत है पायल के साथ भी. पायल की मदर से हम लोग बात कर रहे थे. हाँ जी, आपने कहा कि बहुत छोटी एज में कि ये जो है आइडेंटिफाई हो गया था कि VHL सिंड्रोम है. शुरू से मैं जानना चाहूंगी, जब पायल छोटी थी तभी से ये दिक्कतें शुरू हो गई थी? जैसा डॉक्टर कह रहे हैं कि VHL पेशेंट को बाय द टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है. छोटी थी 3 साल उम्र से ही उसका ऐसा ट्यूमर हुआ जी, लेकिन तब कुछ पता नहीं चला जी क्या है, कोई डॉक्टर भी नहीं पता. जो आप लोग लगातार ट्रीटमेंट करा रहे थे? बहुत सारी ट्रीटमेंट किया था. उसके पहले ट्रीटमेंट ठीक नहीं था? नहीं, डॉक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है. हाँ, प्रॉब्लम क्या है वो कोई समझ नहीं पाए. सबसे पहले पायल आपको सर्जरी से कब गुजरना पड़ा, या आपको कब लगा नहीं ये कुछ अब नॉर्मल सी चीज है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटी सी एज से आपने कहा चीजें शुरू हो गई थी? तो सबसे पहले तो सर्जरी हुआ था 12 साल की उम्र में जी, और जो VHL 0 दिन हुआ था जी, तो वो डॉक्टर A. Soin ने किया था जी, and he is aptly my presiding doctor, A. Soin and Sehgal, संजीव सहगल. 12 साल में आपकी पहली सर्जरी होती है और उसके बाद नेक्स्ट 12 साल 14, then I have lost count of the years, so I can say thyroid was a major surgery. वो 2006 में हुआ था February. उसके बाद ब्रेन 9 फाइल आपके गले पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कुछ निशान के, तो शायद यही कुछ थायराइड होल थायराइड रिमूव्ड. ओके. और फिर उसके बाद आपने कहा टॉन्सिल का भी आपको मेजर कुछ प्रॉब्लम था? उसके पहले था, आई मीन थायराइड के बाद विद इन 9 months a hemorrhage brain tumor, for which we had to toil a lot. My father was there, and he had already retired by then, so he had to take me by air to Vellore and Chennai Vellore, but thrice we went over there, stayed over there, and I was even admitted for 14 days in CMC Vellore, but they denied because they didn't want to go for aggressive surgery, and they said that you might be going into coma. I had to opt for a private hospital. मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स के लिए मुझे इसे थोड़ा जरूर कहना होगा कि पायल को जिस किस्म का ट्यूमर था उसके लिए लगातार 4 बार वो वेल्लोर भी गए, वो वहां पे रुकते भी हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन केस अपने आप में इतना क्रिटिकल था कि डॉक्टर्स मना करने लगे कि अगर उन्होंने इसे ऑपरेट किया तो कोमा में भी पायल जा सकती है. फाइनली फिर आप लोगों ने उसे ट्रीट कराया? Yes, I had to opt for a private hospital. Okay. फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको फाइनली जाना ही पड़ा. अच्छी खासी रकम भी पायल वहां पर लगी होगी? Of course, because they don't have the setup. They, when the Vellore people, when they really looked at me, they said that she can interpret so much things. She is into science. She was a science student. So we don't want to really, I mean, damage anything so that she goes into coma, rather than let her live for 6 more months. ये उनका जवाब था. मतलब हम उसे ट्रीट करेंगे, वो कोमा में जा सकती है, इससे बेहतर है कि 6 महीने और जी लेगी. तो ये डॉक्टर्स का जवाब था जो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है, उनके हाथ में बहुत कुछ है. लेकिन कैसे ये बहुत कुछ उनके हाथ में समय के साथ कुछ भी नहीं रहा और पायल के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होता गया. इसकी बात जरूर करेंगे, लेकिन पायल फिलहाल इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम मसलों से गुजरती हुई, हर चीज को सहती हुई यही कह रही है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, हर कीमत पे जीना है. फिलहाल रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटते हैं. मैं पायल भट्टाचार्य हूँ.
सर्जरीज हो चुका है अब तक, इंक्लूडिंग लिवर ट्रांसप्लांट और एक ओपन ब्रेन सर्जरी। और मुझे आपकी ही तरह लाइफ को जीना है, क्या आप मेरी मदद करोगे? आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मैं पायल भट्टाचार्य हूँ। VHL सिंड्रोम है, 9 सर्जरीज हो चुका है अब तक, इंक्लूडिंग लिवर ट्रांसप्लांट और एक ओपन ब्रेन सर्जरी। और मुझे आपकी ही तरह लाइफ को जीना है, क्या आप मेरी मदद करोगे? पायल भट्टाचार्य चाहती हैं कि वो जिए, बहुत अच्छे से जिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है वो जी पाएं, क्योंकि अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक सिंड्रोम है, VHL सिंड्रोम। जिस किसी को भी ये सिंड्रोम हो या जो इससे पीड़ित हो, सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें से पायल अपने आप में एक रेयर केस है। पायल ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी बीमारी के साथ, उनके परिवार ने स्ट्रगल किया उनकी जिंदगी के साथ, और ये स्ट्रगल अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे साथ हैं, पायल का परिवार हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट शबनम जी हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, पायल के फैमिली फ्रेंड है, और साथ ही डॉक्टर विनोद रैना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुहिम में। और सबसे पहले शबनम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अमेरिका में VHL के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, यूरोपियन कंट्रीज में VHL के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, इंडिया में ये स्टेज है कि डॉक्टर्स जानते नहीं है कि VHL मसला क्या है। अपनी इस रिसर्च के दौरान हमने कई लोगों से बातचीत की, कई बड़े जाने माने डॉक्टर से बातचीत की, उनका नाम रिवील करना ठीक नहीं होगा उनके प्रोफेशन के लिए, हमारी डिग्निटी के लिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत हैरत होती है कि हमारे यहाँ ना तो डॉक्टर्स जानते हैं, ना हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है। किसी सरकारी हॉस्पिटल में हमारी रिसर्च ये बताती है कि VHL का डिपार्टमेंट हमें दिल्ली में कम से कम नहीं मिला। वंदना जी, बड़ा दुख होता है ये देखकर कि कोई लड़की इस तकलीफ से जूझ रही है और वो लगातार कह रही है कि मैं जीना चाहती हूँ। एक लड़की में 9 सर्जरी कराने के बाद इतना जज्बा बचा है कि वो खुद जीना चाहती है, और वो शायद आज अपने बलबूते पर ही जिंदा भी हैं। और हमारी सरकार, जैसा अभी आपने बताया कि डॉक्टर्स खुद ही अवेयर नहीं है इस बीमारी से, तो आप पर हम फिलहाल मतलब ये हमें कहने का शायद समय नहीं है कि किसकी गलती रही और सरकार की कितनी गलती है, लेकिन आज भी सरकार अगर चाहे तो पायल भट्टाचार्य को अगर हमारे इंडिया में ना भी हो वंदना कोई भी सिस्टम उसको ठीक करने का,
तो बाहर कंट्री में भेजकर उसका खर्चा उठाकर खुद उसको ठीक कराकर एक नई नजीर पेश कर सकती है। और ऐसे मरीज आपने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं है जी, हमारी सरकार चाहे तो सारे मरीजों के लिए भी इस तरीके की प्रोवाइड कर सकती है सुविधाएं। लेकिन तकलीफ ये होती है कि हमेशा मीडिया एक बड़ा माध्यम बनता है किसी भी तरीके के मरीज के लिए या किसी भी तरीके की बात के लिए, और हमारी सरकार सोती रहती है। अगर ये अपने आप में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था जी, तो ये तो हमारी सरकार के संज्ञान में होना चाहिए, जहां ये रहती हैं उन लोगों को सबको पता होना चाहिए। और अभी तक जो आप और हमने चैनल 1 को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने मुहिम छेड़ी है। अब तक तो पायल भट्टाचार्य को कहीं ना कहीं राहत पहुंचा देनी चाहिए थी। अगर आप और हम मुझे भी चैनल 1 के माध्यम से ही पता चला है, जितनी भी मुझसे मदद हो सकेगी वंदना, मैं खुद स्वयं इनके साथ खड़ी हूं और हर जगह सरकार के भी कान खोलेंगे कि आपने अभी तक पायल के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया और हमारे देश में इस तरीके की सुविधाएं क्यों नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी मदद की बात की आपने। आंटी, आप लोगों ने कभी ट्राई किया कि कभी सरकारी मदद मिल जाए पायल के लिए? क्योंकि आप जानती हैं आपकी बेटी की बीमारी अपने आप में बहुत अलग किस्म की बीमारी, बहुत अलग है, इसलिए हमने बहुत कोशिश की। जब उसके पापा था, उसके पापा थे, तब उसको बहुत मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर, पहले जो हेल्थ मिनिस्टर, उसके पास गए थे हेल्प के लिए, मदद के लिए, लेकिन कुछ हेल्प नहीं मिली। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये पीएम फंड से एक बार ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के टाइम से हेल्प मिला था, तो लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं। अच्छा आंटी, चूंकि हम लोग पहले भी आपसे इस मसले पे बात करते रहे और समय के साथ साथ आप लोगों का सब कुछ खो गया। दिल्ली में आज आप लोग हैं, बहुत महंगा शहर है, और बीमारी के बारे में भी जैसा जिक्र आपने किया, वाकई में परिवार के आगे ऐसा लगता है बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं। एक ऐसा आर्थिक संकट है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इसे आगे बढ़ा तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना छोटी उम्र से इतना बीमारी के लिए इतना खर्चा हो रहा है। अभी लीवर ट्रांसप्लांट के टाइम में बहुत सारी खर्चा हुआ है, तो अभी और उसको पापा जब रिटायर हो चुका, उसके बाद ही उसका सब मेजर ऑपरेशन हुआ, थायराइड, ब्रेन, लीवर ट्रांसप्लांट। तो इसके लिए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मेरा माने मकान सब कुछ मैं छोड़, मेरा कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी आगे बढ़ना तो बहुत ही क्राइसिस है। उसका जो बीमारी जो है तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो ये आज कुछ ना कुछ तो होते ही रहेंगे ना। और एक बार तो ब्रेन सर्जरी हो चुका, तो मैं तो सोचा था और नहीं होगा, लेकिन फिर तो ब्रेन में ट्यूमर निकाला, तो दोबारा थर्ड टाइम कुछ नहीं हुआ। वो तो कुछ मालूम नहीं, वो तो चलते ही रहे, जब तक वो जियोगे तब तक कुछ ना कुछ होगा ही। तो इसीलिए तो मुझे पैसा की तो बहुत ही जरूरत है। जी, डॉक्टर विनोद रैना फिलहाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर रैना, लोग इतने अवेयर नहीं हैं VHL के बारे में, गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। पायल भट्टाचार्य जैसे लोग कहां जाएं, किसके पास जाएं वो अपनी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, जहां उन्हें पता है कि हर 6 महीने में बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ट्यूमर होगा और अल्टीमेटली अगर उसे ट्रीट नहीं किया तो कैंसर हो जाएगा, और आप जानते हैं उसके बाद किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं। क्या VHL इतना सीरियस इशू है अपने आप में? इतनी बुरी तरीके से, मतलब कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड इस बीमारी को ले लेना कितना जस्टिफाइड लगता है आपको इंडिया में? देखिए, सबसे पहले मैं जनता को ये सूचित करना चाहता हूं कि VHL होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हमारे जो बेसिकली बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और हर एक सेल में 2 टाइप ऑफ जीन्स होते हैं, 2 कॉपीज होती है एक जीन की। और जब भी ये सेल डिवाइड होती है तो ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन जो VHL सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एक जो हमारा जीन है, जो एक कॉपी जीन की है, वो म्यूटेशन में आ जाती है और वो गलत सेल्स बनाती है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो नॉर्मल सेल्स बनाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट स्टार्ट हो जाते हैं बनना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके बेसिकली पूरे बॉडी में फैल सकते हैं। स्टार्टिंग हो सकता है कि मैक्सिमम केस में देखा गया कि ये CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये ट्यूमर्स आ सकते हैं, या किडनीज में हो सकता है, या लिवर में हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता करके देखा गया कि इंटेस्टाइन में भी, ये पेनक्रियाज में भी आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा
बेसिकली ऐसी बीमारी है, ये बेसिकली जेनेटिक बीमारी जी, और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये बीमारी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक कोड है जी, उसका जो इंफॉर्मेशन वो प्रॉपर जाती नहीं है जब हमारी डिवीजन होती है सेल्स की, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है कि इस बीमारी को रोकने के लिए अभी हमारे पास ऐसे कुछ साधन भी नहीं है, कोई बढ़िया दवाइयां भी नहीं है, तो हम अभी हमारे पास इतने कुछ मेडिसिन भी नहीं है कि हम इस बीमारी को रोक सके। लेकिन अब हम क्या करते हैं, मान के चले कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मान के चले ब्रेन में अगर आपके छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं, छोटे छोटे आपके सिस्ट हैं, तो हम उनको ऑपरेशन के जरिए निकाल सकते हैं। उसके भी तरीके बहुत सारे अलग है, मान के चले आप सर्जरी कर सकते हैं, या आजकल गामा नाइफ आया हुआ है, एक नई टेक्नोलॉजी है, या आप साइबर नाइफ से कर सकते हैं, या रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम लेकिन डॉक्टर रैना क्या हर कुछ समय के बाद किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल है कि वो इसी तरीके की रेयर सर्जरी से गुजरे? क्योंकि पायल भट्टाचार्य जो है 9 सर्जरीज उनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, इंक्लूडिंग लिवर ट्रांसप्लांट, बोन सर्जरी, ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड, टॉन्सिल, तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं। कितना पॉसिबल है कि ह्यूमन बॉडी इन चीजों को टॉलरेट कर सके? नहीं, देखिए मैं इनके साथ सहमत हूं कि प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस का वीएचएल के साथ कोई लेना देना नहीं है जी, या थायराइड का वीएचएल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अलग बीमारियां हैं जी, इनको आप कोरिलेट नहीं कर सकते हैं जी। देखिए, अगर हो पॉसिबिलिटी है कि अगर मान के चले ब्रेन में आपके ट्यूमर्स हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है, या अगर लेकिन इसी वीएचएल सिंड्रोम के कारण पायल बताती हैं डॉक्टर साहब कि उनको इम्यूनोसप्रेसिव भी हो गया है, और इसके कारण अब क्या है कि दूसरी डिजीज भी उनको बहुत जल्द अटैक करती हैं। फैक्ट है, देखिए आप जाहिर सी बात है कि अगर आपके बॉडी में ट्यूमर्स बढ़ेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है। ये जैसे ये वही बात होगी कि अगर हमारे शहर में टेररिस्ट घुसेंगे तो हमारी जो पुलिस है ना सतर्क हो जाती है, मीन्स हमारा सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसलिए तो टेररिस्ट घुसते हैं। सेम इज विद द पेशेंट कि अगर मान के चले म्यूटेशन हो रहा है और उसमें सेल्स जो एबनॉर्मल सेल्स बन रही हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा सिस्टम है वो उसको लड़ेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर तो होता ही है। देखिए ये रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट डिजीज है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं देखे जाते हैं ऐसी इस डिजीज के लिए, और हमारे देश में डेफिनेटली ऐसा कोई बड़ा इसमें काम नहीं किया गया है, लेकिन पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं इस डिजीज के। हाँ, डेफिनेटली मैं इनसे सहमत हूं कि एक हमको डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेंट्रलाइज्ड कोई एक हॉस्पिटल हो जिसको हम ऐसे पेशेंट्स को रेफर करें और जिनके ऊपर हम एक डेडिकेटेड टीम हो डॉक्टर्स की जो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करें, ये बहुत जरूरी है। ये फैसिलिटी बेसिकली हमारे देश में अभी अवेलेबल नहीं है। यही मेरा आपसे अगला सवाल था डॉक्टर रैना कि अगर अब तक नहीं है तो वीएचएल पेशेंट्स जो अभी हैं हमारी कंट्री में, या पायल जैसा अपने आप में जो एक रेयर केस है, कैसे इन लोगों को ट्रीट किया जाए? क्योंकि पायल का ये कहना है कि जहां भी वो जाते हैं डॉक्टर्स को पहले तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, और अगर हो भी जाए तो उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में करना क्या है। नहीं, देखिए ये जा सकते हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इक्विप्ड है। अगर ये एम्स में जाएंगे वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी में जा सकते हैं, तो वहां पर इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सारे हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स है जो वेल इक्विप्ड है ऐसे बीमारियों, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। आई डोंट थिंक कि पायल एक एम्स में हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट के वक्त ट्राई किया था, लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस का इशू इन्होंने जो बताया, ट्यूबरक्लोसिस हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ड्यू टू डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट। क्या एम्स ने आपके वीएचएल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के बाद कहीं कोई हेल्प वहां की तरफ से, उनके डिपार्टमेंट की तरफ उधर एम्स में जब मैं गई थी तब फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, बिकॉज हेमांजियोब्लास्टोमा हैड कवर्ड and only 3% of my liver was left, so they had no facility at that time 5 years back. 5 years back उनके पास ये फैसिलिटी नहीं था लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशंस का। ओके। शेखर हमारे साथ हैं, आपके फैमिली फ्रेंड हैं। शेखर, आप बताइए क्या कुछ फैमिली का स्ट्रगल रहा, आज क्या कंडीशन है, पहले क्या थी, और कैसे पायल की बीमारी से इन लोगों को दो चार होना पड़ा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये इन लोगों की हिम्मत है, पायल का जुनून है, जो असल में जिंदगी के जो उसके लाइफ का इम्पोर्टेंस है उसको समझती है।
वरना तो लोग जिंदगी जी रहे हैं, वो क्यों जी रहे हैं कोई मीनिंग नहीं है, मतलब बस जी रहे हैं और हताश होकर के खुद ब खुद खत्म कर लेते हैं ऊपर वाले की दी हुई जिंदगी। लेकिन पायल एक ऐसी इंसान है जो इतने सारे ऑड्स के बावजूद मतलब एक एक दिन जो है वो जिंदगी का जी लेना चाहती है और किसी भी कीमत पर, भले ही उसको कितना दर्द हो, कितनी मुसीबतें फेस कर रही है, आए दिन लोग उसको तरह तरह की बातें करते हैं। जब वो फंड रेज करने की कोशिश करती है, उसके हाथ बहुत अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन वो फिर भी लैपटॉप पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोशिश करती है कि भाई लोग जाने, उसके बारे में समझें, कोई सपोर्ट करे उसको, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का सपोर्ट सिस्टम है नहीं। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कभी जीके जैसी लोकेलिटी में कोलकाता में रहता हो, उसका घर बिक गया, उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और वो आज लोगों के आगे किस तरह से मतलब किस कलेजे से हाथ फैलाता होगा, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है तब अंकल जिंदा थे, पायल के फादर जी, उनको अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन उसमें भी वो ऐसे ऐसे करके चला करते थे। जो जहाँ से फोन आता था वहाँ जाया करते थे। बहुत पैसे नहीं होते थे तो बसों में धक्के खाना, इधर जाना उधर जाना। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे पास फोन आया, बेटा सुनो 3000 रुपये है क्या आपके पास, पायल की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, अगर वो नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं किसी भी तरह करके देता हूँ। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि एक बाप किस तरह से अपने बेटे के दोस्त को ऐसी बात बोल सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है ये कि, और अगर आज पायल जी रही है तो कुछ अच्छे लोगों की वजह से जी रही है जो सपोर्ट में खड़े हैं, जो कहीं ना कहीं इंसानियत के नाम पर ही सही साथ खड़े होते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक बूढ़ी माँ जो 65-66 साल की उम्र में अपने पूरे घर को सिर्फ इसलिए चमका के रखती है कि कोई इन्फेक्शन उसकी बेटी को ना मतलब टच कर जाए। वो किराए पे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, एक छोटे से घर में साफ सुथरा करके जरूर रखते हैं वो उस घर को, वो किस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं। अगर कोई साथ आकर के 2 दिन जिए तो वो मर जाएगा, उनके लाइफस्टाइल को देख करके किस तरह से वो माँ बेटी अकेले अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं है उनके पास। जो भी मेडिकल फैटर्निटी हो अक्सर उनको गिनी पिग की तरह ट्रीट करती है कि चलो इसका ये चीज लेकर के हम इधर रिसर्च कर लेंगे, बट पायल के लिए क्या सपोर्ट है उसका। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मतलब ठीक है लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अब लोगों को भी बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में मालूम नहीं है। 2 बार 3 बार के बाद उन्हें लगता है कि अब और कितना सपोर्ट करें पायल को। आप कभी पायल के साथ अकेले में जाके बैठिए, उससे बात कीजिए, आपको लगेगा कि जिंदगी की अहमियत क्या है। जिस जिंदगी को हम रत्ती भर कदर नहीं करते हैं, उसके पास बैठ के पता लगता है कि व्हाट इज लाइफ, कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी। वो आज भी चीजों को पढ़ना चाहती है, समझना चाहती है, जानना चाहती है। मतलब मुझे लगता है कि पायल को हम एक आम मरीज की तरह नहीं देख सकते, वो अलग है। वो एक आम मरीज की तरह नहीं है कि मैं बीमार हूं जी मुझे ट्रीट कर दो, मैं जी नहीं सकती, मुझे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। नहीं, वो हर वक्त जिंदगी का एक एक दिन संघर्ष से जी लेना चाहती है, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहुत बार तो लोग उसको क्या क्या सजेस्ट कर देते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, कई बार फोन करके बोलते हैं अरे तुम क्यों जिंदा हो। जरा कोई उसकी जगह पर आकर के बैठ के देखे तब उसको रियलाइज होगा कि किस पेन से पूरी फैमिली गुजरी है, किस तरह से एक मतलब भरे पूरे परिवार ने अपने एक एक पैसे के लिए मतलब उसको मोहताज होना पड़ा है। और जाहिर सी बात है कोई और होता तो शायद वो कहता कि ठीक है मर जाना बेहतर है, क्योंकि मरना तो बहुत आसान है ना, जिंदगी बहुत मुश्किल है। मौत तो बहुत आसानी से आ जाती है, मरना तो 2 मिनट का काम है, आप छलांग लगा दीजिए, आप नीचे आ जाइए बस के। लेकिन जीना तो सबसे बड़ा संघर्ष है जीवन का। बिल्कुल, जीना एक संघर्ष, और बहुत सही कहा आपने शेखर। आंटी मैं आपसे पूछना चाहूंगी शेखर, जैसा कह रहे हैं चूंकि पायल के जो फादर हैं 2010 में एक्सपायर कर गए, उसके बाद कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, आप लोग का घर बिक गया समय के साथ चीजें, कभी तो लगता होगा नहीं अब बहुत हो गया, थक गए हम करते करते, शायद इस लेवल तक इतना नहीं कर पाएंगे। थक गए ऐसे नहीं कभी सोचती, क्योंकि पायल जैसी बेटी है उसके लिए कभी ऐसा सोचना नहीं जो थक गई। लेकिन हाँ बहुत जो एक्सपेंसिव जो ट्रीटमेंट है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए तो बहुत चिंता तो हर टाइम होती है कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं, क्योंकि
सर्जरी एक ही नहीं है, उसके 6 महीना के, उसका एवरी 2 वीक्स उसका ब्लड टेस्ट करना होगा। 6 महीने के अंदर पूरा बॉडी में एमआरआई इवोल्यूशन करने के लिए, जो लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में जो डॉक्टर ने कहा था सब कुछ करना होगा। वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है ना, तो सब कुछ करना तो मुश्किल है ना, क्योंकि उसके पापा को पास कुछ ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। उसके पापा जाने के बाद तो मेरा पास तो कुछ नहीं है। उसका जो भाई है वो तो उससे 4 साल छोटा है। तो मुझे तो लोगों के पास जाना है, कोई एमपी के पास जाना है मदद मांगने के लिए, कोई एनजीओ के पास जाना है, लेकिन कोई एनजीओ एक बार हेल्प करते तो दोबारा नहीं, तो कोई उसको बीमारी बारे में कुछ सोचता नहीं। तो मुझे तो जी मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आप कोई भी व्यक्ति कितनी मदद कर सकता है। जैसा अभी शेखर भैया भी बता रहे थे, एक तो सबसे पहले किसी का सामने मांगना वही अपने आप में बेहद तकलीफ दे होता है जी। लेकिन केंद्र सरकार जो है हमारी, वो चाहे तो इस तरीके के मरीज को पूरी सुविधा मुहैया करा सकती है। और मैं आपको वंदना चैनल 1 के माध्यम से जरूर वो भी लोग कहीं ना कहीं सुन भी रहे होंगे, और कल सुबह से ही हम बिल्कुल केंद्र सरकार से अपनी बात करेंगे कि पायल भट्टाचार्य के लिए सरकार हमारी क्या सुविधा मुहैया करा रही है। क्या वो एक एक एमपी के पास इतनी बीमार होकर और अकेली उनकी माताजी हैं, क्या वो इस तरीके से धक्के खाएगा हमारे देश में एक नागरिक? जबकि अगर एमपीज ही चाहें हमारे वंदना, अगर हमारे सिर्फ एमपीज ही चाहें तो ये शायद उनके लिए पायल भट्टाचार्य को कहीं धक्के खाने की भी जरूरत ना पड़े, एक एमपी ही चाहे तो मैं जरूर कल केंद्र सरकार से सुबह बात करने की कोशिश करूंगी, जो हमारे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जो भी जितनी भी मदद हो पाएगी किसी भी तरह से वंदना, बिल्कुल सुबह से ही ये मुहिम जारी है। और आप तो हमारे साथ ही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सुबह से जितनी भी हम हेल्प कर पाएंगे पायल भट्टाचार्य को जरूर मिलेगी। मुझे लगता है आंटी कुछ तसल्ली आपको जरूर मिली होगी शबनम जी की बातों से, कहीं कोई सपोर्ट, कहीं कोई आपके लिए खड़ा होने को भी तैयार है। सरकार हमारे लिए कोई भी हमारे बिसाइड में है, कोई भी हमारे सपोर्ट में है, तो ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वंदना यहाँ अच्छा लगना और इसकी बात नहीं है, हाँ। एक व्यक्ति तकलीफ में है, उसके लिए चैनल 1 मुहिम छेड़ रहा है, लोग बाहर आने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसका जागना बहुत जरूरी है, उसका जगाना और उसका जागना बहुत जरूरी है। मैं इसी चाहती हूँ जो सरकार से मुझे कुछ हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर टाइम में किसी को पास जाना, उसको डोनेशन मांगना, उसके लिए ये तो सही नहीं है, मुझे भी तो हाँ अच्छा तो नहीं लगे। और बेटी को भी जाते हैं तो बहुत सारी तकलीफों से बहुत तकलीफ मुझे होती है, और उसको अकेला छोड़ के मुझे मेरे पास कोई नहीं है। एनजीओ से भी बहुत सुनना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारे एनजीओ से भी सुनना पड़ता है। अगर हेल्प करना चाहें तो बिल्कुल आगे बढ़कर बढ़ा सकती हैं, क्योंकि सरकार से फंड वो इसीलिए लेती है। आई हैव अ सोल्यूशन टू दिस, बिकॉज सरकार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना VHL पेशेंट का जो number of VHL patients are very less. So in that case, all the doctors, say those who have done my liver transplant, everybody they coordinate together, then only they can raise the awareness. पायल, मुझे लगता है डॉक्टर रैना इस पर ज्यादा सही कुछ कह पाएंगे। डॉक्टर रैना, पायल ये कह रही है कि वो तमाम डॉक्टर्स अगर इनिशिएटिव लें, कहीं कोई एडवोकेसी करें इस पूरे मामले की, तब तो सरकार को कन्वे होगा। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको मेडिकल फील्ड की शायद उतनी जानकारी नहीं है, डॉक्टर्स उनको बताएं कि भाई VHL भी एक सिंड्रोम है। नहीं, देखिए एक सिस्टम है बेसिकली। देखिए VHL सिंड्रोम ऑलरेडी डॉक्टरों को पता है, ये तो इतना, देखिए दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, जहां पर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे है हमारे देश में। देखिए बेसिकली हमारे देश में एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि अगर हमारे पास जैसे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हो जहां पर हम ऐसे पेशेंट्स को रेफर करें, और जहां पर एक, क्योंकि देखिए आप मान के चलिए कि जो हमारा एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं, वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स दिन में तकरीबन मान के चलो 10 से 20 हजार पेशेंट आते हैं। वो 10 से 20 हजार पेशेंट्स को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एम्स को टेरिशरी हॉस्पिटल बनाएंगे कि जहां पर खाली रेफर्ड पेशेंट्स को भेजा जाए जी, तो वहां पर जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके ऊपर लोड कम हो जाएगा। आप ये देख लीजिए कि जो 20 हजार पेशेंट्स दिन में एम्स में जाते हैं, उसमें खाली
300-400 पेशेंट जो होते हैं वो सीरियस होते हैं और बाकियों को वहां पर जरूरत नहीं है। बाकी पेशेंट्स बाकी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज है वहां से ही वो ठीक हो सकते हैं। आप ये देखिए कि एक एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा डॉक्टरों के ऊपर, क्योंकि जहां पर उनको 400-500 पेशेंट डॉक्टर रैना, हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ग्रुप ऐसा नहीं हुआ जिसने इस चीज को लेकर इनिशिएटिव लिया हो। अगर 100 लोगों को भी VHL थे, आप जरा सोच के देखिए कि उनके घर की क्या कंडीशन है, उनकी क्या कंडीशन है। हर दूसरे दिन या हर 6 महीने पर डॉक्टर रैना सर्जरी नहीं की जा सकती है, ये बहुत आसान नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे, मैं भी अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी को रिक्वेस्ट करूंगा, हम भी कोशिश करेंगे कि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल है या जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिनको पुअर पेशेंट्स को फ्री में ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इनको मेरा नंबर दे दीजिएगा। आप इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरे को एक बारी कांटेक्ट करें, तो हम भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मान के चले कि कोई हॉस्पिटल हमको कोई स्पॉन्सरशिप देता है, हम भी इसके लिए कोशिश करेंगे। और मैं अपनी, अगर कुछ मेरे जो डॉक्टर लोग सुन रहे हैं इस चीज को, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमसे कोई मदद पायल को चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि वो इनको मिले और हम इस चीज के लिए लड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको हम रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि मान के चले अगर कोई सर्जरी की फीस है वो वेव ऑफ की जाए, या बहुत सारी चीजें, या किसी कंपनी से करके कोई दवाई की जरूरत हो। मदद की बात है, बहुत सही कहा आपने डॉक्टर रैना कि कहीं भी किसी भी तरीके की हेल्प हो जाए तो शायद इस फैमिली के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। वो कोई इशू नहीं है मैम। और मैं इनको एक रास्ता भी बताता हूं कि देखिए, अगर ये प्राइम मिनिस्टर के पास एक फंड होता है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे, बिल्कुल उसका जिक्र कर रही है। जी केंद्र सरकार वही प्राइम मिनिस्टर अगर हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करेंगे और अगर आप भी उनके पीछे लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि सिर्फ पायल नहीं, पायल जैसे वो तमाम लोग जिन्हें मदद की जरूरत है कम से कम उन्हें मिले, क्योंकि ये मिल सकती है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जीवन जीने का सबका अधिकार सरकार की जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। पायल, फाइनली चूंकि अब आपको हाल में ही एक और सर्जरी से गुजरना है, आपके ब्रेन में 2 और ट्यूमर्स हैं, कुल मिला के 9 सर्जरी पहले हो चुकी है, ये एक 10वीं सर्जरी होगी। आपको लगता है कि नहीं, कहीं बात बन सकती है, मैं कुछ और जी सकती हूं, पैसे से सरकार मदद कर दे, सपोर्ट भी कर दे और कुछ राहें आपकी आसान हो जाए, ऐसी उम्मीद अब आपको नजर आ रही है? यस, पैसे से अगर तो कोई सपोर्ट आ जाए तो फिर जीने का, तो मैं हर पल जीवन के आनंद लेती हूँ। माई लाइफ इज फुल ऑफ जॉय। बट अगर ये चिंता दूर हो जाए तो फिर मैं और ज्यादा आनंद ले पाऊंगी। एंड आई हैव फुल फेथ कि ये हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से हो सकता है। अगर सब मिलके, सब डॉक्टर्स मिलके एक एडवोकेसी करे, क्योंकि VHL मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर है। जी। सो इस तरह हर डॉक्टर का फर्ज बनता है, दिस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, बिल्कुल पायल, डॉक्टर हो, गवर्नमेंट हो, हम लोग हो, शबनम जी जैसे जो लोग हैं लगातार NGOs को रन कर रहे हैं, बहुत सी चीजों के लिए लड़े हैं। शबनम जी जानती हैं, उनकी पूरी टीम है जो इस चीज के लिए लड़ती रही है। और मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ी बात है कि चैनल 1 न्यूज पर उन्होंने आपको ये हेल्प की बात तो कह दी है। डॉक्टर रैना ने भी आपसे कहा है, हम भी इस पूरी मुहिम में पायल आपके और आपके परिवार के साथ हैं। यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा आपके साथ भी और वो तमाम पेशेंट जो इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का जो इस दौरान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ जिंदगी जंग है, लेकिन जंग को जीतना चाहती है पायल भट्टाचार्य। वो आपसे अपील कर रही है कि वो तो जीना चाहती है, जिंदगी से वो तो हाथ मिलाना चाहती है ये मौका, लेकिन अगर उसे कोई दे सकता है तो वो आप, हमारे डॉक्टर्स, हमारी सरकार, सब मिलकर एक कोशिश करें तो जरूर कामयाब होगी। इसी उम्मीद के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल।